हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया। और एग्रीकल्चर इन इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है। एग्रीकल्चर देखिए, लैटिन भाषा का शब्द एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है, जिसमें एग्री का मतलब है फील्ड और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। तो किसी तरह की भी कोई प्रोडक्शन आप यदि करते हैं क्रॉप्स का या लाइव स्टॉक ऑफ अ फर्म का या किसी भी तरह का आप कोई कल्टीवेशन करते हैं तो वो आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडियन इकनॉमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर आपका, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का शुरू से ही अहम योगदान रहा है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर बेस्ड अर्थव्यवस्था है, और ये जो नेशनल इनकम में योगदान है वो 61% से 15% के बीच में वेरी करता है। यदि आप बात करें, जब हम आज़ाद हुए और प्लानिंग पीरियड शुरू किया 1950-51 के टाइम पीरियड की, तो 61% तक आपको नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन 16-17 में वहीं 15.3% तक ये डिमिनिश हो गया, क्योंकि धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर आपका और टेरिटरी सेक्टर डेवलप हुए। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा कंट्रीब्यूट होता है। दूसरा है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, यानी एग्रीकल्चर के थ्रू वेज गुड्स की भी सप्लाई होती है। वेज गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? जो मासेस के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं, इनको हम कंजम्पशन गुड्स भी कह देते हैं, जो नेसेसिटीज़ को सेटिस्फाई काम करने के काम आती हैं। और जहाँ तक आपके 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या की बात करें, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए आपके जितने भी केटल्स हैं उनको फॉडर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एग्रीकल्चर ही करता है। फिर है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का भी एक अहम सोर्स है, क्योंकि आप यदि 15-16 के डाटाज की बात करें तो 46% तक की पॉपुलेशन को आपके एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही इन्वॉल्व कर रखा है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और ये एक तरीके से अच्छा भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एग्रीकल्चर बहुत बड़ा अहम योगदान दे रहा है। दूसरी तरफ ये एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस को भी दिखाता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन केवल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और नेशनल इनकम में केवल 15% तक ही कंट्रीब्यूट करती है, जबकि दूसरे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कम से कम वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और नेशनल इनकम में उसका अहम योगदान है। फिर है एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल प्राप्त करती हैं, जैसे कॉटन, जूट और शुगर इंडस्ट्रीज़। दूसरा कि एग्रीकल्चर में जब लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के थ्रू, तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स की मोर डिमांड करते हैं, जिसके कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलता है। और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वाइस वर्सा इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पर, क्योंकि वहाँ इनकम लोगों की राइज होगी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर का फॉरेन ट्रेड में भी इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें या इम्पोर्ट्स की बात करें, दोनों में ही एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंटली कंट्रीब्यूट करता है। यदि एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे टी, कॉफ़ी, तंबाकू, स्पाइसेस, जूट हैं, जो बहुत सारे वर्ल्ड ओवर फेमस है और जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और 12.3% तक आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टोटल एक्सपोर्ट्स का एक हिस्सा है। इंपोर्ट्स की यदि आप बात करते हैं तो जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं, एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, उन सब का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो ओवरऑल आपके फॉरेन ट्रेड में एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। रोल इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या है? जो विद इन कंट्री हो रहा है। तो बहुत सारा इंटरनल ट्रेड जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 9-10 की यदि आप बात करते हैं तो 57% तक आपकी इनकम का जो है रूरल एरियाज़ में कंजम्पशन पर या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर खर्च किया जाता रहा है, और 44% तक आपकी इनकम का अर्बन एरियाज़ में भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर खर्च किया जाता रहा है। तो इंटरनली जो कंजम्पशन है फूड पर वो बहुत ज़्यादा रहा है, और एग्रीकल्चर ने इंटरनल ट्रेड में बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा निभाया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को पहुंचाया गया है जहां पर जिस चीज़ की कमी थी और जिस तरह की डिमांड थी। एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट भी आपस में रिलेटेड हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो आप देखते हैं वो रीजनल डिस्पैरिटीज़ पाई जाती हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर
आपके अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वहीं पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होता है। तो जो स्टेट्स जहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन है वहाँ पर वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनको फूड ग्रेन मिल जाता है, लेकिन जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा नहीं है वहाँ पर आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पहुँचाना पड़ता है। इसके लिए आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना पड़ता है, चाहे आप रोड के थ्रू ट्रक ट्रांसपोर्ट या रेलवेज़ की भी मदद ले सकते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सरप्लस स्टेट से डेफिसिट स्टेट्स तक ले जाते हैं। इनकम यदि गवर्नमेंट की आप देखें तो टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपकी एग्रीकल्चर। किस तरीके से, क्योंकि कई तरह के टैक्स हैं जो एग्रीकल्चर पर कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे इरिगेशन टैक्स है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लिया जाता है, लैंड रेवेन्यू लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाती है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर फर्दर, और गवर्नमेंट को इन सारे टैक्सेस से बहुत ज़्यादा इनकम अर्न होती है। कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन की यदि आप बात करें तो बहुत सारी कैपिटल फॉर्मेशन है जो एग्रीकल्चर में होती है, क्योंकि इरिगेशन कैटल है या एग्रीकल्चरल जो मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, इन सब पर बहुत सारा पैसा एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है, और ये सारा पैसा कैपिटल फॉर्मेशन में काम आता है एग्रीकल्चरल सेक्टर के। इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक जो विशेषता पाई जाती है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी की है। और नर्स के ऐसा मानते हैं कि इस छिपी हुई बेरोजगारी को भी हम सोर्स ऑफ कैपिटल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये छिपे हुए बेरोजगार लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते तो दिखाई देते हैं लेकिन किसी तरह का इनकम जनरेट नहीं कर रहे होते, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे होते। तो हम यदि इस सरप्लस लेबर को एग्रीकल्चर से निकाल कर इंडस्ट्री में लगा देंगे, चाहे जो प्रचलित वेज रेट हैं उससे कम वेज रेट उन्हें दी जाए, लेकिन फिर भी उनके पास किसी न किसी तरह की इनकम अर्न होगी जिससे वो सेव कर सकते हैं, और फर्दर वो सेविंग जो है इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट की जा सकती है। सोर्स ऑफ सेविंग की यदि आप बात करें तो बहुत सारा एग्रीकल्चर में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो रिच फार्मर्स हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण फार्मर्स की इनकम आप कह सकते हैं कि पहले से कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ी है। तो ये ऐसे फार्मर्स जिनकी इनकम ज़्यादा है वो सेव करने की पोटेंशियल रखते हैं, जो फर्दर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है एक साइड पर। फिर आप कहते हैं कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें यदि आप, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगी, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगी, फॉरेन ट्रेड की डेवलपमेंट भी होगी, अपने आप जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लीड करेगी। सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर की सोशल पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के कारण लोगों के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप देखने को मिलेंगे। लोग और ज़्यादा जागरूक होंगे, इंटरेस्ट लेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, जो किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए ओवरऑल ज़रूरी है। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर के कारण इंडिया की देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इंडिया फर्स्ट रैंक पर है। जैसे स्पाइसेस, मिल्क की बात करें, फिर आप बात कर रहे हैं शुगर, राइस की, तो वहाँ सेकंड रैंक है ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया का। और इन सब चीज़ों के कारण इंडिया कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है और इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है। यदि आप लाख की बात करें तो इंडिया वहाँ पर मोनोपोली एंजॉय करता है उसके प्रोडक्शन के लिए।